फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको सिंथेसिस के सिंपल के रूल बताए। सिंपल सेंटेंसेस दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाने का नियम बताया आपको, जिसमें मैंने पार्टिसिपल के रूल्स बताए, इन्फिनिटिव के बताए, जीरंड के बताए, प्रीपोजिशंस के रूल्स बताए गए, आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल्स बताए गए और भी सारी चीज़ें आपको बताई गई। अब आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स वाक्य आप कैसे बनाएंगे, मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आप वीडियो तो देखते हैं और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेता हूँ। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप बोर्ड पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की मीनिंग आप जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिसमें दो वर्ब आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको। मैं फिर से एक बार मिश्रित वाक्य के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि जिस सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आएंगे तो जाहिर सी बात है, या तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या फिर कंपाउंड सेंटेंस होता है। स्टूडेंट, ध्यान आपको रखना है कि एक से अधिक वर्ब आएंगे तभी वो जा करके बनता है। एक वर्ब आता है तब आपका सिंपल सेंटेंस बनता है। सिंपल सेंटेंस में अब आप देखते हैं, जैसे कह दिया आपको ने कि आई हैव अ रिंग, ये आपका क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ रिंग हो गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं। या कोई भी कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं द बॉय वाज ईटिंग मैंगो। इसमें क्या हो गया? यहाँ पर ईटिंग मैंगो हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर एक ही वर्ब आया, ईट आया, यहाँ पर हैव आया। तो इस तरीके से जब एक वर्ब आते हैं तब उसको आप क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेज बोलते हैं। लेकिन एक से अधिक वर्ब आएगा तो ध्यान आपको ये रखना है, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर कंपाउंड बनता है। स्टूडेंट, हम आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझाने चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको आज बताएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या जानना है? क्लॉज जानना है। क्लॉज क्या होते हैं स्टूडेंट? उपवाक्य होते हैं। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप देखेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? ये लिख दिया क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है स्टूडेंट उपवाक्य। क्या होगा? ये उपवाक्य होता है। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, आप प्रिंसिपल क्लॉज भी लिख सकते हैं इसको, या कि आप चाहें तो मेन क्लॉज भी कहते हैं इसको। इसी को मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज आप बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रिंसिपल माने मुख्य होता है या प्रधान, और या मुख्य उपवाक्य होता है। ये प्रधान या मुख्य उपवाक्य है। हम इसको मुख्य उपवाक्य लिख देते हैं, जिससे आप सरलता से इसको समझ सके। मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब आती है, एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, तो उसी को हम बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। इसके बाद में नंबर 2 पर होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी हम आपको डायग्राम में भी समझाएंगे इसको, लेकिन पहले आप ऐसे समझ लीजिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। स्टूडेंट लिख रहे हैं, देखेंगे आप बोर्ड पर, आश्रित उपवाक्य। ये आश्रित रहता है। किस पर आश्रित रहेगा स्टूडेंट? ये आश्रित होता है हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पर, अर्थात मुख्य उपवाक्य पर। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना है अब आपको। ये 3 हो गए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? समान पदीय उपवाक्य। समान पदीय। समान पदीय का मतलब क्या होता है? जिसमें समान पद होते हैं उसको हम बोलते हैं समान पदीय उपवाक्य। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब मैं आता हूँ डायग्राम में, आपको समझा दें तो ज़्यादा बेटर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हो सकता है इसमें आपको न समझ में आए तो डायग्राम को एक बार आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी फेयर कॉपी में भी डायग्राम बना करके तब रखें। सबसे पहले ये मैंने लिया, इसको थोड़ा बड़ा किया और यहाँ पर लिखा सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा लिखा मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा मैंने लिखा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसकी मीनिंग पहले देखते हैं। अब आप प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या होता है? प्रधान उपवाक्य। इसको आप बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, मतलब मुख्य है ये। और उसके बाद सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है स्टूडेंट, आश्रित उपवाक्य, समझ जाइएगा। और ये होता है समानपदी उपवाक्य। फिर से देखेंगे,
ये क्या होता है, ये अपना भाव जो प्रधान उपवाक्य होता है यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यह अपना भाव व्यक्त करता है। भाव व्यक्त करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपना पूरा सेंटेंस से व्यक्त करता है। जैसे आप कह सकते हैं द बॉय वाज प्लेइंग द बॉल, ये पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये अपना भाव प्रकट नहीं करता है। ये मैंने लिख दिया, भाव लिख करके कट कर दिया, यानी यह अपना भाव प्रकट नहीं करता है। ये डिपेंड किस पर करता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आता है समानपदी उपवाक्य होता है, यह अपना भाव प्रकट करता है। ये भाव तो प्रकट करता है, लेकिन फिर भी अकेले की मीनिंग इसकी कुछ नहीं होती जब तक कि प्रिंसिपल क्लॉज इसके साथ में नहीं आता है। जबकि ये भाव तो प्रकट करता है, पूरा अपना सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है, ये भी इस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से ये क्लॉज की बात होती है। हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो मेन सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जैसे आप मैथ में स्टूडेंट पढ़ते हैं 2 + 2 कितना होता है, =4 होता है। उसी प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे अब आप, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर ये दोनों मिल जाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, तब आपका क्या बन जाएगा, इक्वल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा आपका। ध्यान रखेंगे, जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तब कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज आता है तब क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट बनते हैं। हम आते हैं अब सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्टूडेंट 5 प्रकार होते हैं। इस प्रकार प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट आया तो कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट आता है तो कंपाउंड बनता है। स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से समझा। अब आगे आप देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे उसके कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम यानी जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें सबसे पहले तो हम सबऑर्डिनेट के पार्ट आपको समझा दें तो ज़्यादा बेटर हो जाए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये सबऑर्डिनेट हो गया। सबऑर्डिनेट के कुल कितने पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, 3। नंबर 1 नाउन क्लॉज बनता है। दूसरा क्या बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनता है, ADJECTIVE एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। और फिर उसके बाद में आपका बनता है एडवर्ब क्लॉज बनता है। ये जो होते हैं 3 प्रकार के इसके भाग हो जाते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं। जब सिंथेसिस करने के लिए आप करेंगे, बुक खोलेंगे तो उसमें देखेंगे एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी नाउन क्लॉज की, दूसरी मिलेगी एडजेक्टिव क्लॉज की, तीसरी मिलती है एडवर्ब क्लॉज की मिलती है। इस प्रकार से आप सेंटेंसेज को कंबाइन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं नाउन क्लॉज को लेते हैं। नाउन क्लॉज के जो स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, नाउन क्लॉज कुल कितना हो जाता है, 5 प्रकार का बनता है। नाउन क्लॉज कैसे बनेगा स्टूडेंट, 5 प्रकार का बनता है। जब नाउन क्लॉज आप बनाते हैं तब सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब क्या हो गया, ये नाउन जो अब आता है सब्जेक्ट के रूप में आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोले जाते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तब इसको आप क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में बोलते हैं। जैसे ही विल कम, मैं आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ही विल कम। और दूसरा लिखा गया इट इज सर्टेन, मान लो। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के रूप में नाउन बनाना है नाउन क्लॉज को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट ही विल कम, आगे लिखा कामा लगाया और इज सर्टेन उतार दिया, और इस प्रकार से ये दोनों वाक्य जुड़ गए। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये क्या बना, दैट ही विल कम जो आपका वाक्य आया ये क्या है, आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज किया गया स्टूडेंट। दूसरा आपका आता है, ये स्टूडेंट कॉपी में नोट करते रहेंगे आप लोग, और साथ में जा कर के आप वहाँ से भी ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला हो गया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ तभी बेटर रहेगा, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम आ रही है, इसलिए इसको मैंने इरेज कर दिया। दूसरा क्या आता है, दूसरा होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये नाउन क्लॉज के पार्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। मतलब क्या हो गया,
नोन टू ऑल, राम एक अच्छा लड़का है। ये क्या बना इसकी हिंदी, राम एक अच्छा लड़का है, यह सभी के द्वारा जाना जाता है। तो इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे इट इज़ टू नोन, इट इज नोन दैट, दैट मैंने लगा दिया, आल लगाने की जरूरत नहीं, चाहे आल लगाएं चाहे न लगाएं, नोन लिखेंगे। इट इज़ नोन दैट राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ये क्या आया, अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट कंजक्शन आया, यानी दैट से लेकर के यहाँ तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बना। अब अगर आप देखेंगे, हमने अभी इसके पहले भी बताया था कि क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग नहीं होती, किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। दैट राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है, वर्ब है, लेकिन फिर भी साथ में इसकी मीनिंग क्लियर नहीं, जब तक आप ये नहीं कहेंगे इट इज़ नोन टू ऑल या कि एवरीबडी नोज दैट, कुछ भी रहेगा। तो इस तरीके से ये आप इसको जोड़ते हैं। अगला होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, तीसरा ये है प्रीपोजिशन। मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारा प्रीपोजिशन के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आता है तब ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बनता है। फिर से ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट कि जब ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रीपोजिशन आएगा और साथ में आपका कंजक्शन आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जैसे आप कह सकते हैं बी टोल्ड यू यस्टरडे, यस्टरडे। दूसरा वाक्य लिखा यू मस्ट रिलाई, यू मस्ट रिलाई। चलो इतना ही लिख लेते हैं। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, यू मस्ट रिलाई, मैंने ये लिखा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बना। अब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या बन गया, यू मस्ट रिलाई। और यहाँ पर प्रीपोजिशन मैंने क्या लगाया, टू लगाया। फिर उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया, व्हाट आई बी टोल्ड यू यस्टरडे, जो भी है उसी को आगे उतार दिया, बी टोल्ड यू यस्टरडे। स्टूडेंट देखेंगे अब आप यहाँ पर इसमें सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ आया, हमारा ये आया, टू आया, और इसके बाद क्या आया, कंजक्शन आ गया, व्हाट आ गया, और इसके बाद पूरे सेंटेंस को मैंने उतार लिया। यहाँ से यहाँ तक का क्या बन गया, देखेंगे प्रीपोजिशन बन गया। तो किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में क्या आया, प्रीपोजिशन आ गया, अर्थात ऑब्जेक्ट टू व प्रीपोजिशन के द्वारा ये सेंटेंस को जोड़ा गया। लेकिन किस में जोड़ा गया, नाउन क्लॉज में जोड़ा गया। अगला लेते हैं, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। देखेंगे अगला आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट ध्यान आपको रखना है, जब वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, पूरक के रूप में आता है, तब वह क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाता है। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब आता है तब ये बोला जाता है। जैसे आप कह सकते हैं इट इज ट्रू, और सी फेल्ड या सी पास्ड कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो आगे का सेंटेंस होगा, चाहे सी फेल्ड सी पास्ड कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू दैट, दैट यहाँ बीच में आ गया, और सी फेल्ड, इसके द्वारा ये जोड़ा गया और बीच में दैट लगा दिया, दैट कंजक्शन बना और इसके द्वारा यहाँ पर बन गया कॉम्प्लीमेंट हो रहा, पूरक कर रहा है। इट इज ट्रू का ये पूरक क्या बना, सी फेल्ड, यानी ये जो है रीजन बता रहा है तो ये इसका रिजल्ट बता रहा है। इस प्रकार से ये क्या बना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बना। और पांचवा होता है केस इन अपोजिशन। आप देखेंगे केस इन अपोजिशन, पांचवा, ये नाउन के पार्ट्स आपको 5 बताए गए, नाउन के 5 पार्ट्स ऐसे जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे, मैंने 5 तरीके से आप बताया। केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। स्टूडेंट केस का मतलब क्या होता है, कारक होता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, बगल बगल होता है। इस रूल्स को आपने पढ़ा है, अभी इसके पहले मैंने रूल्स में आपको पढ़ाया था। अपोजिशन के रूल्स जब पढ़ाया था तब उसमें भी आपको बताया था अपोजिशन का मतलब बगल बगल होता है, और उसके द्वारा हम 2 सेंटेंसेज को जोड़ते हैं। जैसे अब इसको आपको सेंटेंस में जोड़ना है, जैसे आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी वाज शूट डेड, और द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री। जब इसको जोड़ेंगे, जैसे सेंटेंस क्या बना, इंदिरा गांधी
was, should, did. This news spread all over the world. हम जोड़ देते हैं पूरे संसार में, all over the world. अब इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हमने या पोजीशन मतलब क्या होता है, बगल बगल होता है, जैसे मैंने इसके पहले भी रूल्स में बताया। अब यहाँ पर देखेंगे द न्यूज। द न्यूज तो मैंने लिखा समाचार, ये कौन सा समाचार, इंदिरा गांधी वाज शूट डेड। ये आपका बना, इसका अपोजिशन बना। मतलब क्या हुआ, जो न्यूज है वह न्यूज क्या है, इंदिरा गांधी वाज शूट डेड। यही तो समाचार है, दोनों समाचार हैं, दोनों को पास पास ला दिया। इंदिरा गांधी, ये छूट गया थोड़ा सा, दैट तो लगाया नहीं मैंने। इंदिरा गांधी, द न्यूज दैट इंदिरा गांधी वाज शूट डेड। और फिर इसके बाद में कामा लगाया और कहाँ से लिखा, वाज से। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर, तो इसको लिख दिया स्प्रेड ऑल ओवर ए डेड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। इस प्रकार से स्टूडेंट आपने देखा कि हमारा जो नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज को यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में नाउन क्लॉज को हम 5 प्रकार से जोड़ सकते हैं। इन 5 प्रकार के एक बार नाम सुन लीजिए, केवल आप नाम को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पढ़ा, दूसरा पढ़ा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पढ़ा, तीसरा पढ़ा ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन पढ़ा, चौथा आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब पढ़ा और पाँचवा क्या पढ़ा, केस इन अपोजिशन की तरह से पढ़ा। इसको आप नाउन क्लॉज पढ़ लिया आपने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज को कैसे आप जोड़ते हैं। अब हम लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को, लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नंबर दूसरा क्या आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आप जोड़ेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, एडजेक्टिव का अर्थ क्या है, एडजेक्टिव होता है विशेषण होता है। यह एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। तो जब पहले वाक्य में, एक वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में जो बात आई रही होती है, जो भी चीज़ कहा जाता है उसके बारे में, उसको हम क्या करते हैं, उसको एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देते हैं। फिर से सुनेंगे आप एक बार, बोर्ड पर इस नियम को मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझा जरूर रहा हूँ कि ध्यान रखेंगे। यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में आए हुए उससे रिलेटेड, उस नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई बात कही जाती है, तब हम उसको क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, दिस इज द बुक। अगला लिखा, आई बॉट ईस्टरडे, आई बॉट इट ईस्टरडे, इट भी लगा देते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखेंगे अब इन दो सेंटेंसेज को हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जोड़ना है स्टूडेंट। तो क्या होगा, दिस इज द बुक, मैंने पहले लिखा, ये आपने लिख लिया, दिस इज द बुक। और बुक क्या होती है, निर्जीव चीज़ होती है, इसलिए इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, व्हिच। अब आगे क्या है, आई बॉट ईस्टरडे। और इस प्रकार की ये दोनों सेंटेंसेज आपस में जुड़ गए। क्या बन गया स्टूडेंट, देखेंगे, दिस इज द बुक व्हिच आई बॉट ईस्टरडे। इसको कैसे जोड़ा गया स्टूडेंट, व्हिच के द्वारा जोड़ा गया। बोर्ड पर लिखा नहीं जा रहा है, अब मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज में प्रायः व्हाई, व्हेन, व्हाट, हु, हुम, हुज आदि का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद में इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की कंजक्शन के द्वारा कह लीजिए आप इनको, जबकि ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, इनके द्वारा हम सेंटेंसेज को जोड़ते हैं। फिर से एक बार मैं बोर्ड पर भी लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें नोट में आप कह लीजिए, ये नोट आप हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि मैं बोर्ड पर भी लिख करके आपको समझाऊँ। नोट क्या होता है, WH वाले वर्ड सारे होते हैं, व्हाई होता है, व्हेन होता है, व्हाट होता है, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है,
आदि आदि। ये WH वाले देख लेंगे सारे वर्ड क्या हैं, WH वाले हैं। सबके यहाँ शुरुआत में क्या रहा, WH 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 WH। तो इस तरीके से इनको हम WH वाले वर्ड कह सकते हैं। ये हमारा क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। इनके द्वारा हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। लेकिन जब हम सेंटेंसेस में जोड़ेंगे यानी इसको कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तब इसकी मीनिंग बदल जाती है। ये जो यहाँ पर व्हाई का मतलब क्या लिखा गया, क्यों, शुरुआत में क्या आ रहा है, का आ रहा है। ये सारी शब्दों को आप का को बदल देते हैं, जा में बदल देते हैं। ज्यों हो जाता है, व्हेन का मतलब कब होता है, बदल जाएगा तो जब हो जाएगा। व्हाट मतलब क्या होता है, बदल जाएगा तो जो हो जाएगा। हु माने जिसे, यानी ये इसका प्रयोग करते हैं आप सजीव के लिए और साथ में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हुम इसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है और हुज इसका पॉजेसिव फॉर्म होता है। व्हाई आपने पहले लिखा, व्हाई आपको हमेशा क्या बताएगा, रीजन बताएगा। व्हेन आपको टाइम बताता है। व्हाट आपको निर्जीव चीज़ों के लिए बताता है और हु आपको बताता है सजीव के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में। हुम बताता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हुज बताता है पॉजेसिव फॉर्म में, व्हेयर बताता है स्थान के लिए, आदि आदि। इनके द्वारा भी आप सेंटेंसेज को जोड़ सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में हमने पहले नाउन क्लॉज बताया, नाउन क्लॉज को 5 तरीके से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझाया। अब मैं आपको तीसरा एडवर्ब क्लॉज बताने चल रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये होती है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बोर्ड पर लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे एडवर्ब क्लॉज के द्वारा आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य बनाएंगे। तीसरा आपका आ गया एडवर्ब क्लॉज। ये तीसरा क्लॉज मेरा है। इन 3 के अलावा और कोई क्लॉज नहीं होता जिससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकें। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब माने क्या होता है स्टूडेंट, क्रिया विशेषण होता है। क्लॉज माने उपवाक्य होता है। जिस क्लॉज के द्वारा क्रिया विशेषण की बात कही जाती है, क्रिया विशेषण के बारे में बताया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। बोर्ड पर लिखा नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि जिस उपवाक्य के द्वारा अगर एडवर्ब की बात कही जा रही हो, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा उस वाक्यों को जोड़ते हैं। साथ में आपको ये बताना चाहेंगे एडवर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी एडवर्ब रहेंगे उनके द्वारा हम जब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तब वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जितनी चीज़ें बची हैं सब उसको हम किस में लगाते हैं, इसमें लगा देते हैं, एडवर्ब क्लॉज में लगा देते हैं। अब स्टूडेंट और भी आपको बताना होगा, भी थोड़ा सा मैं भूल गया कि सब क्लॉज, आपको क्लॉज के साथ में कंजक्शन भी आपको जानना चाहिए। अभी मैं इसी वक्त आपको कंजक्शन भी समझा दूंगा, लेकिन फिर भी पहले आप देखिए कि कैसे हम 2 सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज के द्वारा जोड़ेंगे। ये हो गया ही इज वीक। दूसरा वाक्य है ही वर्क्स हार्ड। वर्क्स हार्ड, ये मान लीजिए 2 सेंटेंसेज हैं। अब आपको 2 सेंटेंसेज इनको जोड़ना है। हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, अब आप एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब के द्वारा जोड़ रहे हैं तो हमने सबसे पहले लगा दिया आल दो। आल दो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यद्यपि होता है। यद्यपि अब पूरा उतार दिया, ही इज वीक। लेकिन अब कामा, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड। और इस प्रकार से ये सेंटेंस जुड़ गया। क्या बना कि यद्यपि वह कमज़ोर है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। एक बात स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि बट भी आ सकता है, लेकिन बट नहीं आएगा। आल्दो ही वर्क्स हार्ड, ही इज वीक बट ही वर्क्स हार्ड, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आल्दो के साथ में आप बट नहीं लगाते, आप यहाँ पर चाहें तो एड लगा सकते हैं और एड भी लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल यहाँ पर आप क्या करिए, कामा लगा दीजिए। आल्दो के साथ में ध्यान रखेंगे, बट नहीं लगाएंगे बल्कि आप एड लगाते हैं और इसके द्वारा जोड़ते हैं। इसी के साथ में मैं कंजक्शन को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समाप्त हो गया, लेकिन 3 ध्यान रखेंगे कि नाउन क्लॉज के द्वारा जोड़ा गया, नाउन क्लॉज के 5 पार्ट्स आपको बताए गए, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जोड़ा गया और एडवर्ब क्लॉज के द्वारा जोड़ा गया। अब लेकिन इसी के साथ में मैं थोड़ा सा कंजक्शन आपको बता दूं। हो सकता है कंजक्शन में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप ध्यान रखेंगे कंजक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर कंजक्शन के बिना जुड़ेगा नहीं। देखेंगे अब आप कंजक्शन को मैं लेता हूँ फिर से एक बार, यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ कंजक्शन। कंजक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंजक्शन समझ जाइएगा, आगे कंजक्शन लिखा है। सबऑर्डिनेट क्या होता है, आश्रित। कोऑर्डिनेट का मतलब समान पद ही होते हैं, इनके द्वारा हम 2 को जोड़ते हैं।
सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ, आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। इफ़, दैट, बिकॉज, अनटिल, अनलेस, दो, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर और देन, एज, सो दैट आदि जो, और साथ में WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, हु, हुम, हुज आदि, ये भी क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या आते हैं, एंड, बट, सो, देयर, फोर, हेंस, आइदर, आर, नाइदर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और फिर साथ में अदरवाइज और नेवरदीलेस आदि क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। हम देखेंगे कैसे आप जोड़ते हैं, कैसे हम जानेंगे कि मेरा वाक्य कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, कैसे आप जानेंगे, तो हम कंजक्शन के द्वारा ही जानते हैं कि हमारा वाक्य क्या है। जैसे आप कह सकते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे कह सकते हैं ही हैज़ अ रिंग, चलो ये लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ही हैज़ अ रिंग, जो अभी बोर्ड पर लिखा था, ही हैज़ अ रिंग। अब यहाँ पर देखेंगे हैज़ मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी पूरा पूरा है, अर्थात ये कह सकते हैं अब आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा लिखते हैं, इसी सेंटेंस को विस्तार करते हैं, ही इज अ रिंग, ही हैज़ अ रिंग, ही हैज़ अ रिंग व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखेंगे आप स्टूडेंट, जब ये सेंटेंस हो गया तो अब आप पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर बीच में कंजक्शन आया, इसको जोड़ने के लिए यानी प्रिंसिपल क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाया मैंने, कंजक्शन लगाया। कैसा कंजक्शन लगाया, व्हिच लगाया। अब ये व्हिच कौन सा कंजक्शन होता है, जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट आता है तब क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का कौन सा क्लॉज बना, ये देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, और साथ में ये आपका जो बनेगा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और अभी आपको मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब आपस में मिल जाते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है स्टूडेंट। तो इसलिए ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एंड बट सो देयरफॉर आइदर आ रहेंगे, तब वो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। एक एग्जाम्पल उसका भी मैं बता देना चाहूँगा, बस उसके बाद समाप्त करता हूँ। जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, देखेंगे स्टूडेंट, ही फेल्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है अपना भाव व्यक्त करता है। अगर यहाँ पर देखिए ही फेल्ड अगर लिखा है तो ये पूरा पूरा सेंटेंस बन गया, ही फेल्ड हुआ, फेल हो गया। यह भी पूरा पूरा भाव व्यक्त कर रहा है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन डिपेंड कर रहा है इस पर। अब बिना इसके ये सेंटेंस कहा जाएगा तो अधूरा होगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे ही हैज़ अ रिंग, ये पूरा पूरा अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं तो ये पूरा पूरा सेंटेंस हो गया। उसके पास एक अंगूठी है, मेरे पास एक अंगूठी है, लेकिन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड अगर हम इतना इरेज कर देते हैं, ही हैज़ अ रिंग को इरेज कर देते हैं, तब ये व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड जो कि सोने का बना है, क्या सोने का बना है क्लियर नहीं होगा, अर्थात ये डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्लॉज पर। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज अपना भाव व्यक्त करता है स्टूडेंट। और इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो साथ में मैं आपसे चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी जाकर के आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक्स।